बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफ़री है। पाकिस्तान में सियासत एक तमाशा बन के रह गई है और आज इस तमाशा गाह में क्या क्या हुआ उस पर नज़र डालते हैं। 3 बुनियादी बातों पर बात करेंगे। एक वो जो आपको और मुझे और हमारी ज़िंदगियों को गवर्न करती है, जो इस बात का फ़ैसला करती है कि हमें हंसना है, रोना है, परेशान होना है या खुश होना है, यानी कि हमारा बजट। वो पास हो गया है और सदर पाकिस्तान ने उस बजट के ऊपर साइन भी कर दिए हैं। वो क्या बजट है उसके ऊपर आप पहले बहस तो सुन चुके हैं, मगर उस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। वो बात करेंगे। फिर बात करेंगे जस्टिस असद अतर मिनल्लाह की, जो कि ये रिज़र्व्ड सीट्स के पीटीआई के हवाले से केस जो सुन रहे हैं जजेस उस बेंच का हिस्सा हैं और उन्होंने दौरान प्रोसीडिंग भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट नुकात जो हैं उस पर सवाल उठाया, इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया और अब उन्होंने एक ख़ास 4 पेज का नोट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा है और जिसके जवाब में पीटीआई ने भी कुछ एक्शन लिया है। वो क्या है उस पर बात करेंगे। और तीसरी बात हम लोग करेंगे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं फॉर्मरली जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का हिस्सा थे, उन्होंने अपनी पार्टी जो है वो लॉन्च करनी है फॉर्मली 6 तारीख को इस महीने की जुलाई की, मगर उसका एक किस्म का इनफॉर्मल लॉन्च जो है वो नज़र आ रहा है। उसके ऊपर थोड़ा सा तज्जिया करेंगे कि वो पार्टी क्या है, उसके मकासद क्या है और उसका मुस्तकबिल क्या है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं उस बजट की जिसने आपके और मेरे घर के किचन के हवाले से फ़ैसले करने, जिसने आपके और मेरे बच्चों की तालीम के फ़ैसले करने, जिसने आपके और मेरी सेहत का फ़ैसला करना है कि मैंने इलाज करवाना है कि नहीं करवाना, जिसने आपके और मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है। ये बजट पास करने वाले जो लोग हैं, मियाँ शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब, ये वही लोग हैं, अगर आप याद करें, जो ये कह कर डंके की चोट पर शोर मचाते थे कि पीटीआई की जो हुकूमत है उसने आवाम के ऊपर टैक्स का पहाड़ तोड़ दिया है, जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया है, इस वजह से इनको हटा देना चाहिए। ये वही लोग हैं जो ये कहते थे कि पाकिस्तान को IMF के हाथों बेच दिया गया है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि ये बजट जो है वो इमरान खान का नहीं, IMF की ग़ुलामी का बजट है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हम आएंगे तो गरीब को इस सब से निजात दिलाएंगे। और ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हमारा बजट जो है वो लोगों की फलाह के लिए, लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए होगा। मगर जो लोग हैं, ये दोनों पार्टीज़, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, इसमें मैं कहता हूं कि ये दोनों बराबर की इस गुनाह में शरीक हैं। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि भाई ये ठीक है, बड़ा मुश्किल बजट है, बड़े टैक्स हैं इसमें, मगर शुक्र करें अल्लाह ताला का कि मैंने जो IMF कह रही थी अगर वो मान लेता तो आपकी सोच है कि आपके साथ क्या होता। तो मुझे इन्हीं की पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है ना वो शुक्र करो हुकूमत है, कि वो हर वक्त ये कहते शुक्र करें ये नहीं हो गया हमने बचा लिया, शुक्र करें ये नहीं हो गया। तो आज वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो खुद एक शुक्र करो हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने आवाम के ऊपर टैक्स का ये पहाड़, और कौन से आवाम के ऊपर, आम आवाम के ऊपर। क्योंकि अब देखें, अगर मुसीबत आई हुई है तो सब पे बराबर की आनी चाहिए, उसमें मराहत मिलनी चाहिए तो सबको बराबर की मिलनी चाहिए। मगर ये वो लोग हैं जिनकी ना सिर्फ ये कि IMF के आगे जो है ये ढेर है, बल्कि ये उन अंदरूनी लोगों के सामने भी ढेर है जिनके आगे इनकी चलती नहीं, और जो इनको चलाते हैं बुनियादी तौर पर। इन लोगों ने टैक्स छोड़ा किसको? इन्होंने कहा कि जितने सर्विंग, जो आम आप और मैं, आपकी मरले 1.5 मरले की भी अगर आपके बाप दादा, क्योंकि आजकल तो कोई घर बना नहीं सकता, अगर मरले 1.5 मरले की भी जगह आपके बाप दादा आपको छोड़ गए हैं और वो अब आपने अपने बाप के नाम से अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवानी, तो उस पर टैक्स पूरे का पूरा वैसे लगेगा, बल्कि शायद बढ़ा दिया गया है। लेकिन अगर कोई ब्यूरोक्रेट है, अगर कोई फौजी है, तो उसकी किसी किस्म की, और ना सिर्फ ये कि सर्विंग फौजी या सर्विंग ब्यूरोक्रेट जो रिटायर भी हो गए हैं, उनको खुली छूट है, उनको तमाम टैक्स माफ़ है। वो गाड़ियाँ अपनी बेचें, आगे पीछे करें, कोई टैक्स नहीं। वो ज़मीनें बेचें, आगे पीछे करें, कोई टैक्स नहीं। वो आपकी क्या कहते हैं, अपने घर बेचें, आगे पीछे करें, कोई टैक्स नहीं। और जब टैक्स नहीं होता तो उनके लिए आसान है, और हर किसी के लिए आसान है कि वो कितने हाथ, वो किसके हाथ, किसके मामे पुफे चाचे ताए के हाथ वो जाती है ज़मीन, और उसके बाद वो किसके गोशवारों में आती है, इसके ऊपर भी सवाल। तो बुनियादी तौर पे इन लोगों ने मराहत भी उन लोगों को दी हैं इस बजट में कि जो पहले से ही माशाल्लाह से अच्छे खासे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं हुकूमत के खर्चे पे। तो ये वो बजट है जो आपको और मुझे इस तरह का क्रश करेगा। आप भी जानते हैं, इस पर बहुत सारे व्लॉग्स भी हुए हैं, ख़बरें भी आती हैं कि टैक्स की ब्रैकेट किस तरह से तरतीब दी गई है कि लाखों रुपए टैक्स, मतलब आधी तनख्वाह या आपका आधी के करीब तनख्वाह तो आपकी हुकूमत ले जाएगी। उसके बाद मेडिकल के ऊपर, आपके और मेरे इलाज के ऊपर, अगर किसी को एक तरफ आपका और मेरा इलाज जो था वो सेहत सहूलत कार्ड के ऊपर, या जो सेहत कार्ड PTI की गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उसके ऊपर इलाज बिल्कुल मुफ्त था, अब वो ख़त्म कर दिया गया।
लेकिन अब यह है कि जो आपके किसी का अगर दिल का आर्जा है या कोई और बीमारी है तो उसकी जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर भी टैक्स है, आपके बच्चों के दूध पे भी टैक्स है, हर चीज़ के ऊपर 2-fold 3-fold टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया है। और अब इस सब का साथ, और ये जो गुस्सा है जो इस वक्त मुझे आ रहा है, ये आपके अंदर भी जिंदा रहना चाहिए। सिर्फ ये बजट के आने और जाने की खबर खत्म होने के बाद ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपके घर में रोज बजट आएगा। ये सिर्फ आज की तारीख में पास नहीं हुआ, ये बजट, इसका मुकाबला, इसका सामना आपको और मुझे हर रोज आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक करना है। तो ये गुस्सा भी हर रोज आंख खुलने और आज से लेकर आंख बंद करने तक होना चाहिए उन लोगों पर जिनकी वजह से हमारे ऊपर ये मुसीबत आई है। और ये कौन लोग हैं और बात यहां तक कैसे पहुंची कि हमें IMF का दिया हुआ बजट लेना पड़ा। तो अगर हम थोड़ी सी नजर डालें कि हमारा जो फॉरेन डेट है, बाहर का जो हमने कर्जे लिए हैं, वो किस किस ने लिए हैं। ये लोग इस वजह से ये सारी बातें कर रहे हैं, IMF के आगे झुके हुए हैं, ये IMF से मराहत ले रहे हैं और ये बजट हमारे ऊपर थोप रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कर्जे लेने की जो पूरी की पूरी कहानी है उसके ये मरकज़ी किरदार है। अगर मैं सिर्फ जायज़ा लूँ, सन 1990 से उठा लेते हैं, चलें जी, ज़्यादा पीछे नहीं जाते। 90 में जो था वो 20 आप कह लें, 26 यानी कि तकरीबन आपका 20 लाख के करीब का था। अब जाकर उस वक्त से लेके अब जब आप आते हैं 2017 में, तो 2017 में डबल जब माशाल्लाह से हुकूमत आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो 2017 से 2013 तक हमारा जितना डेट था वो वहां से डबल हो गया। यानी कि हम इन लोगों ने 2017 में पकड़ा, आप ये समझ लें कि करीबन अगर मैं उसको राउंड ऑफ करूं 93 करोड़, और 93 करोड़ के बाद ये आप अगर आ जाए, जब इनकी हुकूमत 2007 से माजरत के साथ इन्होंने 42 करोड़ पे पकड़ा, और अगर आप इनकी हुकूमत जो 13 में गई वो 60 पर पहुंच गया। यानी कि उसकी आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जितना पास में नहीं हुआ था उससे हुआ। और उस वक्त से लेके 2007 से लेके अभी तक ये मामला 2022 तक जब ये PTI की हुकूमत गई है, तब तक 126 यानी कि 126 अरब डॉलर का हमारे ऊपर करो। ये सिर्फ फॉरेन डेट है। फॉरेन डेट का मतलब ये कि वो जो हमने बाहर से कर्जे लिए, जो अंदरूनी बैंकों से हमने कर्जे लिए हैं, वो अलहदा से हैं। अगर वो सब कुछ मिला लें तो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त तकरीबन 200, यहां पर तो फॉरेन डेट 126 अरब है, पाकिस्तान के ऊपर 226 अरब डॉलर का जो है वो टोटल पब्लिक डेट है। यानी कि आपके और मेरे बच्चों के ऊपर या हमारे ऊपर जो कर्जा है वो 226 अरब का है। अब ये सारे का सारा मैंने और आपने तो नहीं लिया, या आपके और मेरे ऊपर तो नहीं लगा, तो फिर ये कहां गया, ये किन के पेट में गया, किन की जेबों में गया। और जिनकी जेबों में गया वो मजीद हमारी जेबें न सिर्फ झाड़ रहे हैं बल्कि वो जेबें फाड़ के भी बेचने को तैयार हैं कि उनकी हुकूमतें और उनके ताल्लुकात बाहर के साथ अच्छे चलते रहे। आप और मैं जिस तरह से पिसना वो चाहते हैं कि पिसें, हम पिसते चले जाएं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्शन तो इस मुल्क के अंदर वैसे भी मैटर नहीं करते। तो इन लोगों को तो जो है कोई फिक्र नहीं है कि अवाम किस हालत में है और वो हमारा क्या हाल करेंगे। खैर, थोड़ा सा सांस लेते हैं, इस गुस्से को साइड पे करते हैं और बात करते हैं जस्टिस हसन अतर मिनल्लाह के उस लेटर की जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कल भिजवाया, और जो कि इंतहाई अहमियत का हामिल है। पहले प्रोसीडिंग्स के दौरान भी, रिजर्व सीट्स की प्रोसीडिंग के अंदर भी वो ये बात कहते चले आए कि ये रिजर्व सीट्स को जो आप कह रहे हैं कि नहीं दी जा सकती क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक पार्टी के तौर पे कंटेस्ट नहीं की, तो पहले इस बात का तयन तो कर लिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पार्टी के अलावा आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से लड़ना पड़ा ये इलेक्शन, क्या वो फैसला इलेक्शन कमीशन का ठीक था? क्या इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की फैसले को गलत इंटरप्रेट नहीं किया था? और अगर किया था तो फिर उसका डायरेक्ट इम्प्लीकेशन, उसकी सज़ा PTI को क्यों मिलनी चाहिए? उसकी सज़ा तो फिर PTI को नहीं मिलनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने ये भी इलेक्शन कमीशन को 4 सफ़ात पे मुश्तमिल ये नोट है जो उन्होंने उनको ECP को दिया। उन्होंने कहा है कि पीर को जब कल इंशाल्लाह ताला इसकी समाअत दोबारा शुरू होती है तो इलेक्शन कमीशन का वकील आके ये साबित करे कि और सबूत के साथ कि उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्शन 2024 के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड दी थी, तमाम के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपने जलसे करें, इलेक्शन की जो है एक्टिविटी करें, अपने वोटर्स को जो है वो उनके जज्बे को गरमाएं और अपनी पूरी की पूरी कैनवसिंग करें और अपनी कैंपेन करें। और इसके उन्होंने शवाहिद और सबूत पेश करें और उसके बाद ये साबित करें कि आपका ये फैसला कैसे दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक पार्टी के तौर पर कंटेस्ट नहीं कर सकती। तो अब
जब ये फैसला, ये नोट उधर गया है, तो उसके साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक जो है वो दरख्वास्त जमा करवा दी है रिव्यू के लिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया गया था इसी लेटर के तनाजुर में। तो अब ये मामला जो हैं वो मज़ीद जो है वो गंभीर होते नज़र आ रहे हैं, और जस्टिस अतर मनल्ला जो हैं, अगर वो उन्होंने बहुत सॉलिड स्टैंस लिया, और उनका स्टैंस जो है वो काफ़ी लॉजिकल है अभी तक जो नज़र आ रहा है, और भी इस बेंच में ऐसे जजेस मौजूद हैं जो उनकी इस राय से इत्तफाक करते हैं, तो फिर क्या ये स्प्लिट डिसीजन जो अभी तक ये सोचा जा रहा है कि ये स्प्लिट डिसीजन जो है ये हुकूमत के हक में जाएगा, तो क्या ये ओवरटर्न हो सकता है? ये तो वक्त ही बताएगा, मगर हालात जो हैं वो ये इतना आसान नहीं है जितना कि सोचा जा रहा था हुकूमती हलकों में। तीसरी बात जिसके हवाले से आज हम बात करेंगे वो जनाब जो हैं बिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च की है अवाम पाकिस्तान के नाम से। बेस्ट ऑफ लक टू देम। जमहूरी प्रोसेस के अंदर जितने ज़्यादा लोग शमूलियत इख्तियार करें और जितनी ज़्यादा चॉइसेस लोगों के पास हों उतना ही खुशाइंद है। लेकिन अब थोड़ा सा ये बात को समझने की कोशिश करते हैं कि इस पार्टी की बुनियाद क्या है, इसके मकासद क्या हैं, और ये अचीव क्या करना चाहते हैं और क्या वो कर पाएंगे। पहली तो बात यह है कि बुनियाद ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दो मेजर जो लोग हैं इसमें बिफ्ता इस्माइल और शाहिद खान अब्बासी, वो डिसएग्री किया उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के फ़ैसलों के हवाले से, और ख़ास तौर पे वो उन्होंने बहुत क्लियरली बग़ैर किसी ढके छुपे के ये बात की कि उनके ख़्याल में जिस तरह से इलेक्शंस हुए और जो इलेक्शंस के नताइज आए वो उससे एग्री नहीं करते, और वो इस वजह से एक ऐसे पॉलिटिकल पार्टी बनाना चाहते हैं जो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, जो जमहूरी उसूलों को, जमहूरी प्रैक्टिसेस को कॉम्प्रोमाइज़ करके इक़्तिदार में आने की कोशिश ना करें। अब उसके लिए उन्होंने जो पार्टी बनाई है उसके अंदर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर भी हैं और भी बड़े अच्छे अच्छे लोग, नया खून जो है जिसको वो अभी तक प्रमोट कर रहे हैं। जो मेरी अंदरूनी इतला है, मेरी इनकी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों से बातचीत भी हुई है। वेरी हाई स्पिरिट्स, बड़ी मेहनत की है उन्होंने पिछले 3-4 महीने में, मगर बात बुनियादी तौर पर यह है कि ये पार्टी एक ऐसा शख्स तरतीब दे रहे हैं, 65 साल में, 65 ईयर्स ओल्ड हैं बिफ्ता क्या कहते हैं शाहिद खान अब्बासी साहब, तो बिल्कुल वही एक डायनामिक बन रहा है। हालांकि उन्होंने कहा है कि इसमें रेपिटेशन ऑफ लीडरशिप नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो उनके रूह रवां हैं, अगर उन्होंने इस पार्टी को चलाना है और अगर वही इस पार्टी की इंस्पिरेशन लीडरशिप है, देखिए एक बात को समझने की कोशिश करें कि पाकिस्तान का जो सियासी इर्तिका है या समाजी इर्तिका है, सोशल एवोल्यूशन, पॉलिटिकल एवोल्यूशन, तमाम ममालिक की पूरी दुनिया के अंदर इतनी स्कॉलरशिप है, इतनी हिस्ट्री की बुक्स हैं, उसके एनालिसिस हैं, तो एक पैटर्न हमेशा से फॉलो होता है कि जब कभी कोई डिक्टेटरशिप जाती है उसके बाद एक डिक्टेटरशिप की हाइब्रिड रजीम आती है, फिर उसके बाद उस हाइब्रिड रजीम के बाद जो लीडरशिप उठती है वो अकलौती सिंगल पर्सन लीडरशिप होती है जिसकी कल्ट फॉलोइंग बनती है, जैसे पाकिस्तान के अंदर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो कल्ट, नवाज़ शरीफ कल्ट, इमरान खान कल्ट, और उसके बाद लोग उन लोगों के पीछे चल के उस डिक्टेटरशिप के रास्ते को रोकते हैं, और उसके बाद फिर उन पार्टीज़ के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जमहूरियत जो है वो सरायत करती है। पाकिस्तान इस वक्त उस कल्ट फॉलोइंग के दहाने पे खड़ा है। ये एक खुशाइंद बात इसलिए है क्योंकि इन्होंने इस पार्टी के जो बुनियाद रखी है वो जमहूरियत पे रखी है कि जी इसके अंदर कल्ट का जो फैक्टर है वो कट इसलिए हो जाएगा कि कोई भी जो पार्टी का लीडर होगा वो रिपीट नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये देखें कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ठीक है लोग बहुत ज़्यादा उकताए हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मगर उनका जो सपोर्ट है एज ए सेवियर या इस पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ जो एंगर वोट है, जैसे ब्रेग्जिट हुआ था तो लोगों ने ब्रेग्जिट करने के लिए इतना वोट नहीं दिया था जितना उस वक्त के वज़ीर आज़म को, चूँकि वो पसंद नहीं करते थे, उसके ख़िलाफ़ दिया था। तो इस पूरे सिस्टम के ख़िलाफ़ जो वोट है वो सारे का सारा PTI के झोली में है इस वक्त। तो जो एक एंटी स्टेटस को पार्टी है वो इस वक्त PTI है। इनको मेरे ख्याल है इनकी जो है वो दौड़ वो सेकंड पोजीशन के लिए है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग और बाकी जो पार्टीज़ हैं ये उस टीयर के अंदर फॉल करेंगे और वहाँ पर अपनी जगह मोस्ट प्रोबेबली बनाएंगे। बात करें अगर इन लोगों की लॉन्च की, फॉर्मल 6 को है अभी जो उन्होंने अपनी वेबसाइट लॉन्च की है, उसके ऊपर उन्होंने अपने जो बुनियादी मकासद बताए हैं कि पाकिस्तान के अंदर इक्वालिटी लाना चाहते हैं, पाकिस्तान को आने वाली जनरेशन्स के लिए, आने वाली नस्लों के लिए एक खुशहाल
हाल और हर आने वाली नस्ल के साथ पाकिस्तान एक बेहतर सूरत हाल में हो, ये इनकी ख्वाहिश है। उसके बाद ही पाकिस्तान के अंदर जेंडर डिस्पैरिटी ख़त्म करना चाहते हैं, औरतों के और मर्दों के हकूक़ बराबर करना चाहते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ये तालीम जो है उसके सिस्टम को जो है वो यकसा करना चाहते हैं कि एक अमीर आदमी का बेटा जो तालीम हासिल करता है, एक अरबपति का, एक गरीब आदमी की बेटी भी वही तालीम हासिल करे। मगर ये सारी बातें मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, अफसोस की बात ये, और ये भी है कि इन्होंने ये सारी बातें अपनी वेबसाइट पे अंग्रेज़ी में लिखी हैं, जो कि शायद पाकिस्तान की 80 से 85% आबादी जो है वो नहीं समझ सकती। तो ये एक खैर थोड़ा सा गलत डिसीजन मेरी नाकिस राय में हो गया इनसे। और बाकी भी जगह पर जो इन्होंने अपनी डिस्क्रिप्शन दी है वो भी सारी अंग्रेज़ी में है। ठीक है, चैट जीपीटी बड़ा अच्छा टूल है, और लेकिन चैट जीपीटी उर्दू में भी लिखता है, तो अगर किसी ने वहाँ से मदद हासिल किया तो उसको ये सुन लेना चाहिए। पाकिस्तान की सियासी नक्शे के ऊपर शायद खान अब्बासी की पार्टी किस तरह से परफॉर्म करती है, आने वाले इलेक्शंस में क्या वो एक सीरियस कंटेंडर होगी, मेरी नाकिस राय में अगर वो अपने ऑर्गेनिक